विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल प्रत्येक वर्ष भैया विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक प्रतिवर्ष गंगा दशहरा से पूर्व हरिद्वार में होती ही है और पूरे देश में अगले 1 वर्षों का रोड मैप जो हमारे संत हैं वो लेकर के जाते हैं। इस वर्ष जो सबसे महत्वपूर्ण विषय समझ में आए, 2 विषय ऐसे थे जिसे आलोक कुमार जी ने रखा। शेष विषय जिसमें भारतीय परिवारों को बचाने का विषय बड़ा भारी संकट खड़ा हो गया। जिले में एक भी तलाक के मामले निपटाने के न्यायालय नहीं होते थे। आज कोई जिला ऐसा नहीं है कि जिस जिले में 4-5 से कम ऐसे न्यायालय हों जो आपस में इसको समझौते करा रहे हों। और इस पारिवारिक टूटन का जो कारण है वो हमारे कानूनों के अंदर इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं और ऐसी व्यवस्थाएं बना दी हैं जैसे महिला की गवाही वही सर्वोच्च होगी। ऐसी परिस्थिति में निर्दोष पुरुष भी खुद को साबित नहीं कर पाता। बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिसमें से समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के संदर्भ में कानून था। सुप्रीम कोर्ट में बहस चली, हम भी पार्टी थे और हमने कहा कि किसी भी तरीके से विवाह जैसे पवित्र शब्द को समलैंगिक रिश्तों में बांधा नहीं जा सकता। हद तो तब हो गई जब LGBTQ से आगे RF तक ये बढ़ गए और बढ़ने के साथ साथ कहीं न कहीं न्यायिक प्रक्रिया का दोष है कि पहले 2 साथ रहेंगे, L रह लें या B रह लें या G रह लें। ये अब उन्होंने 2 की जगह कहा 2 में मज़ा नहीं है तो 3 रह लें, 3 की जगह 4 समूह बना करके। तो क्या हम पूरे देश को, बहुत खराब शब्द है, वेश्या बाजार के रूप में बदलना चाहते हैं? कोई चारित्रिक मर्यादा नहीं बचेगी इस देश की। शादीशुदा पहले के संबंधों में क्या था कि पति पत्नी के अतिरिक्त कोई संबंध बने तो अपराध की श्रेणी में था। आज विवाहेतर संबंध अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। विवाह आप नहीं कर सकते, 2 विवाह करना हिंदू के लिए आपने कानून के रूप में कहा कि अवैध है, लेकिन एक विवाह करके लिव इन रिलेशनशिप में 4 के साथ रह रहे तो इसको आपने वैध कर दिया। ये कौन सा कानून है? और 4 को वैध ही नहीं किया, उससे पैदा संतानें भी पिता की संपत्ति में अधिकारी होंगी, ये भी आपने कानून के अंदर डाल दिया। तो कहीं न कहीं भारतीय ताना बाना, भारत का परिवार तोड़ने की ये एक बड़ी साजिश है, जिस साजिश को न स्वीकार किया जा सकता है न बर्दाश्त किया जा सकता है। इस बैठक के माध्यम से पूज्य संतों ने मार्गदर्शक मंडल के द्वारा यह मांग की है कि भारत सरकार पार्लियामेंट में ऐसे सारे वैवाहिक कानूनों की जो परिवार को तोड़ने में भूमिका निभाते हैं, जितने भी प्रकार के कानून हैं जो परिवारों को तोड़ रहे हैं, इन सारे कानूनों की एक बार समीक्षा होनी ही चाहिए। ऐसा हम चाहते हैं कि ये समीक्षा हो जाए एक बार, क्योंकि जिस प्रकार की वर्तमान की परिस्थितियां हैं, विवाह होने के बाद भी एक शब्द का प्रयोग किया कोर्ट में जजों ने, मैरिटल रेप, अर्थात लड़की की इच्छा नहीं है तो उसका पति भी उससे शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। आप कहाँ ले जा रहे हैं परिवार को? आखिर विवाह हुआ क्यों था? विवाह का उद्देश्य क्या था? वाल्मीकि रामायण में और रघुवंश में कालिदास जी ने रघु के वंश का वर्णन किया तो कहा रघुवंश में मर्यादा यही है कि हम संतान वृद्धि के लिए विवाह करते हैं, आमोद प्रमोद के लिए विवाह नहीं करते हैं। तो विवाहेतर संबंधों को प्रोत्साहन देना और विवाह जैसी भारत की पवित्र संस्था परिवार, ये पूरे दुनिया में भारत का गर्व का विषय है। संयुक्त परिवार जो चलते हैं, इसको तोड़ने के जितने कानून हैं इनकी समीक्षा होनी चाहिए। इस बैठक में गंभीरता से यह अनुभव किया गया है। एक विषय, इस वर्ष रैदास जी की 650वीं
जयंती आने वाली है, 650 वर्ष पूरे होंगे। कभी भी अस्पृश्यता हमारे लिए शास्त्रीय शब्द नहीं है, छुआछूत किसी भी शास्त्र में प्रमाण नहीं है। अगर ऐसा होता तो खुद रैदास जी की ही शिष्या थी मीराबाई, और ऐसा नहीं था कि मीराबाई कोई पहली शिष्या थी। उस वंश में मीराबाई के जो ससुर थे, पति थे, वो भी रैदास के ही शिष्य थे। राणा सांगा का परिवार रैदास जी के ही शिष्य परंपरा में था। तो ये चीज़ें कभी हमारे समाज में रही नहीं, इसलिए देश का संत समाज, विश्व हिंदू परिषद और संघ के साथ मिलकर के इस वर्ष रैदास जी की जयंती जहाँ भी जिस भी तरीके से स्कूलों में, कॉलेजों में, मठों में, मंदिरों में, प्रत्येक स्थानों पे मनाई जाएगी। और रैदास जी ने जो बातें कही उन बातों का व्यापक विमर्श हो, प्रचार हो, ये हम करने वाले हैं। तीसरा एक विषय, नशीली दवाओं का व्यापार। एनसीबी के आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन इस देश के अर्थव्यवस्था का एक ढांचागत विषय कहीं न कहीं नशीली दवाओं पर टिका हुआ है। अपुष्ट शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि एनसीबी के आंकड़ों में बरामद हुए ड्रग्स और जो नष्ट किए गए उतने ही आंकड़े उपलब्ध हैं उनके क्राइम ब्रांच के पास। लेकिन पिछले 2024-25 के अंदर भारत के अंदर जो बरामदगी और चीज़ें जो ड्रग्स प्रचार में आए हैं वो लगभग 42,000 करोड़ रुपए के ड्रग्स, 42,000, और इसको 42,000 करोड़ ये थे। और इसको सरकार के प्रवक्ताओं ने कहा कि ये भारत में संचालित होने वाले अवैध ड्रग्स का अनुमान एक लगाया है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। तो जो अनुमान है वो 2% है। तो इस हिसाब से तो 21,000 करोड़ 1% हुआ, और 100% हुआ 21 लाख करोड़। तो 21 लाख करोड़ का ड्रग्स का व्यवसाय अगर हिंदुस्तान की धरती पर संचालित है। पंजाब के अंदर चुनाव से पहले उड़ता पंजाब नाम की फिल्म ड्रग्स के ऊपर बनी, और अगर इतना संचालित है तो ये भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने का बजट है पूरा। नशीली दवाओं का, ड्रग्स का व्यापार है। आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत सरकार का कुल बजट 55.5 लाख करोड़ का है। जो पिछला बजट पार्लियामेंट में प्रस्तुत हुआ है वो 55.5 लाख करोड़ का बजट है, और इस हिसाब से 21 लाख करोड़ का नशीली दवाओं का व्यापार इस देश की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा है, और पूरी युवा पीढ़ी को नष्ट करने का ये षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को रोकने के लिए संत समाज व्यापक अभियान चलाएगा। नशा मुक्ति के लिए हम अभियान चलाएंगे और इसे रोकने का प्रयास करेंगे, एक वातावरण बनाए बगैर, क्योंकि इसके कारण परिवारों में भी विघटन हो रहे, परिवार टूट रहे। बहुत सारे प्रश्न हैं जो नशे के कारण जुड़ते हैं, और इनके व्यापारी माफियाओं का जो सिंडिकेट है वो एकदम अलग प्रकार का सिंडिकेट काम करता है। एक विषय जो आया है कि भारत की आबादी 2% से नीचे, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, बहुत बड़ा खतरा है। दुनिया में जिन देशों में 2% से नीचे गया है, ये ऊपर नहीं उठा है। अब प्रश्न यह खड़ा है, पिछला जो आंकड़ा आया 1.9 का था, अभी जो आंकड़ा 25 का है 1.7 का है। अगर ये इसी पर रुका रह गया तो ये तत्काल में प्रभाव तो नहीं डालता। अगले 30-40 वर्षों में आज हम 67% युवा देश हैं, हमारे पास युवा शक्ति है, हम विकास कर सकते हैं। आगे 30-40 वर्षों में हम भी वृद्धों के देश हो जाएंगे, बूढ़ों के देश हो जाएंगे,
सरकार तो अपने विकल्प तलाश लेगी, लेकिन इस देश को साधु और सैनिक नहीं मिलने वाला है। एक संतान पर कुछ भी संभव नहीं है। ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो बहुत भयावह है, और इस आंकड़ों के अंदर भी कुछ आंकड़े और छुपे हैं। जो लोग सो कॉल्ड ज़्यादा प्रगतिशीलवादी बौद्ध और नव बौद्ध कहे गए, ये इनका आंकड़ा 1.5 के आसपास चला गया है। मैं बहुत बारीकी से देख रहा था, आश्चर्यजनक रूप से ये आंकड़ा खतरनाक है। तो ये सारे जो विषय हैं, टूटता परिवार जिन कानूनों की समीक्षा होनी चाहिए, नशीली दवाओं का व्यापार ये रुकना ही चाहिए, और जनसंख्या का जो नियंत्रण का प्रश्न था, अब जनसंख्या बढ़ाने की तरफ नहीं ध्यान दिया हमने, तो ये बड़ा भारी देश के लिए नुकसान होगा। और रैदास जी की 650वीं जयंती हम बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। ये सारी बातें आपके सामने रखी। स्वामी जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी एक अभियान चला रहे हैं गौ माता को लेकर, उनकी रक्षा को लेकर, उनकी हत्या को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने उनका बयान पढ़ा है। उन्होंने अपने बयान में ये नहीं बताया कि वो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों का प्रवास करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि मैं इतनी विधानसभाओं का प्रवास करूंगा। हम सबके ध्यान में है कि उनके सारे के सारे प्रवास समाजवादी पार्टी आयोजित कर रही थी, और उनकी भाषा उनके पद के अनुरूप नहीं है। वो किसी को कसाई कहें, किसी को मांस का व्यापारी कहें, हमको ऐसा समझ में आता है कि जिनका आपने नाम लिया वो गौरक्षा से ज़्यादा 2027 के विधानसभा के चुनाव का अभियान चला है। विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा को लेकर एक अभियान चलाने वाला है, क्या उसकी रूपरेखा होगी और कब से वो अभियान चलेगा? इसके डिटेल्स हम वर्कआउट करेंगे। कुछ अन्य लोग भी गौ रक्षा के लिए अभियान चला रहे हैं, गाय के सम्मान का आह्वान करने का। बड़े संत हैं, उन्होंने भी अपने कार्यक्रम की घोषणा की है, और उस पूरे आंदोलन का और उसमें लगे हुए लोगों का, संतों का हम स्वागत करते हैं। जो मतलब जिस तरह से कुछ लोगों की कहना, राजनेताओं का ये कहना है कि 14 साल के कम की गाय खा सकते हैं या मिथुन गाय खा सकते हैं, उनके लिए क्या विचार है, आपको उनको क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूं कि पूरे देश में इसकी एक व्यापक सहमति बननी चाहिए कि संपूर्ण गौवंश की रक्षा होना आवश्यक है, और इसके लिए एक कानून बने। किसी भी आयु और किसी भी अवस्था में संपूर्ण गौवंश में से कोई भी गाय, बैल, बछड़ा, बछड़ी, इसकी हत्या की अनुमति भारत में नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो इस तरह की बयान? हम उनको सलाह देंगे कि भारत की संस्कृति देखो, भारत की आत्मा को देखो, भारत की श्रद्धाओं को देखो, और अगर माइनॉरिटीज के कुछ लोग गौ को माता नहीं मानते तो भी देश के बहुमत की श्रद्धाओं का आदर ये उनको करना चाहिए। एक अभी आपने जिक्र करा रामालय ट्रस्ट का, तो इसका क्या भूमिका है इसकी, और क्या राम मंदिर निर्माण में इसकी कहीं कोई भूमिका है? ये किस तरीके से संचालित हो रहा है, क्या इसका थोड़ा सा विस्तृत रूप से? एक प्रसिद्ध और बड़े व्यक्ति थे, शंकराचार्य के नाते वो काम करते थे, मैंने इसलिए कहा कि न्यायालय ने उनके पक्ष को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने रामालय ट्रस्ट बनाया था, और अभी आपने जिनका नाम लिया, अभी मुक्तेश्वरानंद जी, मेरी जानकारी में वो भी उसकी ट्रस्टी अभी भी है। हमारे पास में कुछ पैम्फलेट्स हैं जिसमें पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी के द्वारा बनाए गए ट्रस्ट ने लोगों से कहा था कि अयोध्या में सोने का मंदिर बनाएंगे। सोना मांगा था, प्रत्येक व्यक्ति से 10 ग्राम सोना मांगा था। अब वो सारा पैसा और सोना तो मंदिर में लगा नहीं,
मंदिर बनाने में उनकी भूमिका नहीं रही। सरकार ने ट्रस्ट बनाया और सरकार ने जो ट्रस्ट बनाया उसने जो पैसा इकट्ठा किया वो लगा। तो राम मंदिर के नाम से जो पैसा और सोना इकट्ठा किया गया था उसका हिसाब भी SIT ने लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद।